हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री के अंदर से 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए जो 3 दिन में ही होने वाला है। तो देखो, आपको पता है कि जो हमारे पेपर में फर्स्ट सेक्शन होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, वहां 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। तो ये जो 45 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा पूरी केमिस्ट्री से, हो सकता है कि आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन वहां दिख जाए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको ध्यान से देखना है, और अगर आप साथ साथ इनको प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ इनको सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू के ऊपर। तो देखो, फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो कितना ही आसान है, जल्दी बताओ इसका आंसर अगर आपको आता है तो। लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो मोल कंसेप्ट से आया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, किसी भी गैस का एसटीपी के ऊपर 1 मोल कितना होता है, तो आपको पता है 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। इंपेरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का CH2O दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इससे पहले भी आते रहे हैं, अब भी आएंगे। तो यहां देखो, मैं आपको सॉल्व कराता हूं। CH2O हमारा इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, और हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है N इंटू इंपेरिकल फार्मूला, यही होता है। तो N इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला कितना है, CH2O। हमें यहाँ N की वैल्यू निकालनी है। N इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला मास का मतलब है इस इंपेरिकल फार्मूला का मास। इसका मास निकालो, 16 ऑक्सीजन का होता है, 2 इस हाइड्रोजन का होगा और 12 कार्बन का होगा, ठीक है। 16 और 2 18 और 10 28 और 2 30 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बोलो जल्दी कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फार्मूला मास कितना आ गया था, 16 17 18 10 28 2 30। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 3 3 1 3 6 3 18। तो n की वैल्यू आ गई 6। तो इस 6 को इससे मल्टीपल करोगे, मतलब यहां 6 रखोगे तो आएगा C6H12 6। देखो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी। आपको पता है रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और यहां से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से तो बिल्कुल नहीं हुई, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल नहीं हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से नहीं हुई। रदरफोर्ड ने गोल्ड की थिन फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी, तो गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ये आप लिखोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पे, जिसका साइज सबसे छोटा उसकी सबसे हाईएस्ट होगी। लेकिन आपको पता है नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एटम्स बहुत स्टेबल होते हैं। तो यहां से देखो, एक सी ऑप्शन में नोबल गैस दी हुई है। अगर नोबल गैस ना होती तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती वो होती फ्लोरीन की, ठीक है। लेकिन नोबल गैस है तो नोबल गैस की सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक। नोबल गैस की आयनाइजेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं इस टाइम। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, इनको मैंने एक पीडीएफ की फॉर्म में, एक गेस्ट पेपर की फॉर्म में भी बनाया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो 150 का मैं उसको दे रहा था, लेकिन अभी 55 रुपीज का ही आपको मिलेगा। तो उसकी जो लिंक है एक वीडियो शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगी, शॉर्ट्स में जहां मेरे शॉर्ट्स दिखेंगे आपको वहां मिल जाएगी, या फिर उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो, जहां हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हर एक चैप्टर से 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है। सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में कैसा कैसा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वो पेपर लेना है तो फिर आप लिंक में क्लिक करके ना, वहां वीडियो में एक नंबर मिलेगा आपको व्हाट्सएप, वहां मैसेज करोगे तो आपको वो पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लेना तो ये भी काफी है, चलेगा। देखो, द शेप ऑफ एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 की शेप होती है टेट्राहेड्रल, आपको पता है टेट्राहेड्रल होती है। अब देखो, एक आपको ये भी याद रखना है, dsp2 की होती है स्क्वायर प्लेनर,
बाकी sp की कितनी होती है, लीनियर, sp2 की क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे करके सारी ही हाइब्रिडाइजेशन के आसपास आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, या फिर जिसको हम बोले शेप पता होनी चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शेप ऑफ एन sp3, ये तो वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितनी होगी, डेल्टा यू होती है इंटरनल एनर्जी चेंज, तो जीरो होती है। इसके लिए अगर आ गया तो जीरो टिक कर देना। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हीट चेंज नहीं होती, तो जीरो होगी इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अगर लेस देन, डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है, मतलब लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। यहां देखो डेल्टा जी इज नेगेटिव, बी ऑप्शन यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये देखो, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन आनी चाहिए। वो आपको मैं जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कैसे बनती है, कैसी दिखती है। अगर आपको पता है तो कुछ ऐसे ऐसे करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके याद आ गया आपको। ये मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप करना, आपने तैयारी की होगी केमिकल बॉन्डिंग से ही है चैप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको पता है जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हम वहां कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं। जैसे मैं बोलूं a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं Kc की वैल्यू लिखूं तो ऐसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। यहाँ ये जो ब्रैकेट होती है ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, तो इसका ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन बी। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में टर्म्स को हम कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखो H2SO4 आपको पता है, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कैसे निकालते हैं, +1 इसकी होगी, -2 इसकी होगी, तो +1 1 किया तो आ जाएगी, इसको x मान लो, +2 प्लस x -4 दूने 8 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0, तो क्या आ जाएगा, x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, तो +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अगर आपको निकालनी आती है तो निकालो साथ साथ, हो सकता है एग्जाम में यहां से ही आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको पता है प्रेडिक्ट टेबल, पूरे प्रेडिक्ट टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो यहां देखो फ्लोरीन है कहीं, सी ऑप्शन में यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीविस एसिड। लीविस एसिड कौन सा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। लीविस एसिड ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। तो यहां देखो अगर BF3 को आप चेक करोगे, BF3 जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। BF3 मतलब B के ऊपर ये 3 जो F लगे हुए ऐसा है। ठीक है, इसमें B के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 8। अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो BF3 ही लीविस एसिड है। ठीक है, आपने वहां लीविस एसिड की एग्जांपल्स भी पढ़ी थी, वहां भी आपने पढ़ा था न्यूट्रल लीविस एसिड जो होते हैं वो BF3 यहाँ आता है। बाकी सब में ऑक्टेट रूल फुलफिल हो रहा है। देखो अमोनिया में भी हो रहा है, ए ऑप्शन में, सी वाटर में भी हो रहा है, TCH4 में, सब में हो रहा है, सिर्फ इसमें नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कौन सा यहां से स्टेट फंक्शन है, तो सी इंटरनल एनर्जी यहां से स्टेट फंक्शन है। आपको पता है स्टेट फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ किस पे डिपेंड करें, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, पाथ पे डिपेंड ना करें, तो इंटरनल एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट कौन सा होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होती है वो होती है ट्रिपल, फिर उससे कम स्ट्रॉन्ग डबल, उससे कम स्ट्रॉन्ग सिंगल। ठीक है, तो यहां बॉन्ड लेंथ बतानी है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी सिंगल की, फिर डबल की, फिर ट्रिपल की। ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। ये बॉन्ड लेंथ पूछा है आपको, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछा जा सकता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ही ये होगा, सबसे ज्यादा सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। सबसे लंबी बॉन्ड जो होती है वो सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चेक करो बी ऑप्शन में ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। देखो दिया क्या है यहाँ, n इज इक्वल टू 3 दिया है, मतलब थर्ड है, थर्ड शेल है। ठीक है, l इज इक्वल टू 1 दिया है, l इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है, देखो l इज इक्वल टू 0,
1 2 है ना, इसमें होता है SPD। L इज इक्वल टू 1 का मतलब है p सब शेल। p सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये पूछा हुआ है। तो आपको पता है p सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, ठीक है, और 3 में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यही आपको याद रखना है। यहाँ 6 ही इसका आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन वो होता है जो स्टेबल ना हो, रिएक्ट करे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ से एल्काइन होता है, क्योंकि आपको पता है एल्केन उतने रिएक्टिव नहीं है, एल्काइन का एसिडिक नेचर भी होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी होता है, इसलिए एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है। बेंजीन बहुत स्टेबल है, जो जितना स्टेबल होता है उतना ही अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, तो एल्काइन इसका आंसर है, सी आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट ये Which the following has lowest boiling point। देखो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो किस में कार्बन एटम सबसे कम में, उसी का सबसे लोवेस्ट होगा, ए ऑप्शन CH4 का सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये देखो मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल कहाँ होगा, आप जस्ट इसको देख के ही आंसर बता सकते हो। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होगा, आपको पता है वाटर की स्ट्रक्चर तो लीनियर नहीं होती, ठीक है, देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है लीनियर स्ट्रक्चर में। जैसे मैं बोलूं ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है 180 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है। जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर होगी उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। देखो वाटर बेंड शेप होता है, इसका तो 180 डिग्री नहीं होगा। NH3 पिरामिडल शेप होता है, इसका भी नहीं होगा। नीचे CH4 टेट्राहेड्रल होता है, इसका भी नहीं होगा। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी लीनियर शेप है, तो लीनियर शेप में आपको पता है लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, तो यही इसका आंसर है, सी ऑप्शन, इसमें बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, ये तो आपको पता ही है, C6H6 होता है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, नीचे बेंजीन C6H6 लिखा हो तो इसी को ही टिक करना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe2O3, Fe2O3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो Fe2O3 हमें दिया हुआ है, Fe2O3 इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक। तो इसमें आयरन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको X मान लो, आयरन को X मान लो, इसको X मान लिया, इस ऑक्सीजन को -2, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 2 है ना, यहाँ 2 आयरन है, तो क्या आएगा 2x माइनस एक ऑक्सीजन की -2, 3 की -6 आ जाएगी, इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6 आएगा, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। चेक करो, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ये देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन वाटर, वाटर के अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो आपको पता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको पता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है ना, तो ऐसे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद रखना, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट ये देखो, मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, आपने पढ़ा होगा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो इसमें फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, आपने एल्केन्स में पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां देखो मैं आपको बताता हूं, CH4 + Cl2 इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये एक एक हाइड्रोजन को निकाल के Cl ऐड होता रहेगा। तो 4 के 4 हाइड्रोजन को निकाल के Cl2 जो है वो ऐड हो जाएगा, CCl4 बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट यहां से, ठीक है, CCl4। तो यही इसका आंसर होगा। देखो इसका ए ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, अगर बाकी कोई ऑप्शन ना दिया हो तो ए भी करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट हो सकता है, सारे हो सकते हैं। लेकिन फाइनली जब ये रिएक्शन चेन रिएक्शन है तो ये चलती रहती है, रिएक्शन चलते चलते ये सारे के सारे हाइड्रोजन को Cl निकाल लेता है और हाइड्रोजन की जगह Cl आके सब्सटीट्यूट हो जाता है, ठीक है। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में था, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड बिटवीन Na+ एंड Cl- कौन सी है, Na+ और Cl- आपको पता है आयन से आयन्स के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ये देखो, which separation technique is used to separate a mixture of two liquids with large difference in boiling point। आपने पढ़ा होगा मेथड्स ऑफ सेपरेशन, तो दो लिक्विड जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत डिफरेंस है, ठीक, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है सिंपल डिस्टिलेशन से। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट ये देखो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको ये याद है, हीट कैपेसिटी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, किसी सब्सटेंस जो 1 ग्राम है उसकी हीट को 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर 1 मोल सब्सटेंस के
टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे तो वहां जो हीट यूज होती है उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहां देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। बोलो एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ऐसा क्वेश्चन 2024 में पूछा था, इतना आसान। ठीक है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ये भी याद रखना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। और एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, अल्कोहल में OH होता है। ठीक है, कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, नाइट्राइल्स में, साइनाइड्स में CN होता है। ये याद रखना, फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। इथीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आप बनाओ पहले इथीन, C डबल बॉन्ड CHH, ये हमारा इथीन है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तो आपको मैंने बहुत बार बताया है, कार्बन जो है अगर वो 4 बॉन्ड्स बनाता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, अगर मतलब 4 सिंगल बनाता है। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 सिंगल बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो एक सिंगल बनाता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो बोलो अब इसमें ये डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, यहाँ कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 डायरेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। तो बोलो क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था आपने, जब डिफरेंट किस्म के सॉलिड्स को हम प्यूरिफाई कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे, तो इसका आंसर क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन से हम सॉल्युबिलिटीज के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है? तो आपको पता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के थ्रू हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो यहां जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में जो कार्बोकेटाइन दिया हुआ है वो ऐसा है। ठीक है, सी के साथ, इस सी के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं ये वाले। ठीक, तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहां ही बनेंगे क्योंकि यहां अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, 3 3 6 3 9 अल्फा H यहां होंगे। ठीक है, इसके ऊपर वाले में 6 अल्फा H है, उसके ऊपर वाले में 3 अल्फा H है, तो जिसमें अल्फा H ज्यादा वही स्टेबल होता है, तो यही 3 डिग्री स्टेबल होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है। देखो रिएक्शन दी हुई है आपको, एल्कीन दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, आगे लिखा हुआ है HBr। ठीक है, और आगे देखो इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। बोलो जल्दी कौन सी रिएक्शन है ये? परऑक्साइड लिखा हुआ है, देखो इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, मतलब किस रूल को फॉलो करती है? आपको पता है HBr की जब एल्कीन पे एडिशन होती है परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है ये जो HBr में Br माइनस है, H प्लस है, ये ब्रोमीन उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन से, मतलब ये ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर आएगा, डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड उस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन इसके ऊपर आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगी, हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर, तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH3 CH2 Br, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ इसी में लगता है, सिर्फ HBr में, बाकी किसी में नहीं लगता। अगर यहाँ HI होता, आगे परऑक्साइड होता, तो वहां मार्कोनिकॉफ रूल लगता, यहाँ सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, ये देखो IUPAC नेम लिखना है आपको सीधा सीधा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले इसको खोल के लिखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको खोल के लिखो। देखो ऐसे दिया हुआ है ये CH3 CH, इस CH के साथ OH लगा हुआ है, आप क्वेश्चन देख लो, यहां CH3 लगा है, तो यहां फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो पहले वर्ड रूट लिखो, 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन आएगा, और नंबरिंग कर दो 1 2 3, 2 ओल आ जाएगा, 2 ओल, ये इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन 2 ओल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इस प्रोपेन का ई कट जाएगा, क्यों? क्योंकि आगे भी वावल है, पीछे भी वावल था, तो ई कट जाएगा, प्रोपेन 2 ओल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा यहां से C4H10 का आइसोमर नहीं है? C4H10 H10 जो है ये कौन सा होता है? ये होता है एक्चुअल में ब्यूटेन। ब्यूटेन के आइसोमर्स जो है वो साइक्लिक नहीं हो सकते। यहां देखो एन ब्यूटेन इसका आइसोमर हो सकता है, आइसोब्यूटेन हो सकता है, 2 मिथाइल प्रोपेन हो सकता है, लेकिन साइक्लोब्यूटेन नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोमर कभी साइक्लिक कंपाउंड में चेंज नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, साइक्लोब्यूटेन इसका आइसोमर नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो IUPAC नेम लिखना है आपको, जस्ट एल्कोहल ही है यहां, तो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। पहले इस कंपाउंड को खोल के लिखो, देखो एक C के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, ऐसा है ये CH3 आप बोलोगे नहीं ये तो है ही नहीं, उधर तो कुछ और लिखा हुआ है, तो वही है ना, एक C है,
सी के साथ CH3 होल 3 लगा हुआ है, तो वो CH3 होल 3 का मतलब है सी के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। आगे CH2OH है, आगे CH2OH है, ये वाला है। आप इसका नाम लिख सकते हो आप आराम से। तो पहले लंबा चेन सिलेक्ट करो, लंबा चेन आप सिलेक्ट करोगे जैसे मर्जी करो, 3 ही कार्बन आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा लंबा चेन, ये लंबा चेन आ जाएगा। तो यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन ओल, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोल, ये आ जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। आपके सिलेबस में इथेन की कन्फर्मेशन से कौन सी स्टेबल कन्फर्मेशन होती है? इक्लिप्स्ड होती है कि स्टैगर्ड होती है कि स्क्यू होती है या गॉच फॉर्म होती है, कौन सी होती है? तो आपको पता है स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, इसका IUPAC नेम लिखो, ये आपका होमवर्क रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, चलो मैं करा देता हूं इसको कराने के लिए ना मुझे थोड़ा सा यहां से बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो एक बार साफ कर लेते हैं फिर इसको देख लेते हैं। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये। देखो CH3 CH के साथ Cl लगा हुआ है, मैं यहां कराता हूं आपको। CH3 CH के साथ Cl लगा हुआ है, ऐसे लिख दो इसको। आगे फिर CH है, CH के साथ CH3 लगा हुआ है, ऐसा है। आगे डायरेक्ट लगा हुआ है COOH, ये। अब तो आप इसका नाम लिख ही लोगे। नंबरिंग कहां से होगी जल्दी बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड से के उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, 1 2 3 4। पहले क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। तो बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले क्लोरो आएगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ये आ जाएगा 3 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 2 मिथाइल आप भी लिखने की कोशिश करो, ठीक। 3 क्लोरो 2 मिथाइल, अब वर्ड रूट आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन ब्यूटेन। और 1 पे ओइक एसिड है तो सीधा ब्यूटेनोइक एसिड लिख दो, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या आ जाएगा इसका नाम? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला कौन सा यहां से एरोमेटिक नहीं है? तो एरोमेटिक कौन सा नहीं है? देखो बेंजीन एरोमेटिक होता है, नेफ्थलीन भी एरोमेटिक होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है डबल, जब बेंजीन रिंग्स 2 फ्यूज हो जाती हैं उसको नेफ्थलीन बोलते हैं, वो भी एरोमेटिक होता है। पायरोल भी एरोमेटिक होता है। ये जो बी ऑप्शन है साइक्लोओक्टाटेट्राइन, ये एरोमेटिक नहीं होता, ये याद रखना। ये 8 कार्बन की एक रिंग होती है, ठीक है, लगता है एरोमेटिक है लेकिन होता नहीं। इसका रीजन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब याद रखना बी साइक्लोओक्टाटेट्राइन एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आपको पता है 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 2 मोल्स में पूछे तो 2 मोल्स में उतना ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 टू 10⁻23, ये हो जाएगा। 1.2 वाला ऑप्शन आएगा। 1.2 वाला कौन सा है? बी ऑप्शन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, अ कंपाउंड फॉलोज हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। हक्कल रूल आपने पढ़ा है। हक्कल रूल आपको पता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है? ठीक है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने ग्राम प्रेजेंट है, ये हमें बताना है। पहले ये बताओ 1 मोल ऑफ CO2 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मास? इन टर्म्स ऑफ मास 1 मोल किसी भी चीज का उसके मोलर मास के बराबर होता है। इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम, ठीक है। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास आगे ग्राम में लगा दो, ठीक है, 44 ग्राम। अब देखो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने ग्राम में? देखो 32 ग्राम में, दिख रहा है आपको, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ऐसा है। तो अब हमें बताना है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा। यहां से पहले बताओ 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन होगा 32 डिवाइडेड बाई ये 44 ग्राम, ठीक है। तो 88 ग्राम में कितना होगा, यहां लिखो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना होगा, 32 बाई 44 मल्टीपल बाई 88। देखो ना 1 ग्राम में ये है तो 88 ग्राम में 1 ग्राम का जो था उसको इस 88 से मल्टीपल कर दो, तो ये 88 आया। देखो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 32 इंटू 2 करेंगे 64 ग्राम आ जाएगा। ये 64 ग्राम इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3? आपको 0.5 मोल्स दिए Na2CO3 के, Na2CO3 के मोल्स दिए हुए हैं, आपको मास निकालना है। मोलर मास भी इसका दिया हुआ है, इसका मोलर मास दिया हुआ है 106 ग्राम। कितना आसान क्वेश्चन है। आपको जस्ट मोल का फार्मूला लगाना है। मोल्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? देखो मोल्स को एक्चुअली एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये होता है। मोल्स दिए हुए हैं, कितने मोल्स दिए हुए हैं? 0.5 इज इक्वल टू मोलर मास भी दिया हुआ है, मास निकालना है, मास निकालना है। मोलर मास दिया हुआ है 106 ग्राम। तो ये एम मास इज इक्वल टू 0.5 इंटू 106, ये आ जाएगा। ठीक है, 0.5 होता है हाफ, मतलब इस 106 का हाफ कर दो, 5/10 ये होता है ना, इंटू 106। ठीक है, ऐसे आएगा 53 ग्राम आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसका आंसर है 53 ग्राम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, आपको एक रिएक्शन दी हुई है N2 + 3H2, आगे बन रहा है 2NH3। मैं लिख देता हूं यहां, ये हैबर प्रोसेस वाली रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है, हो सकता है इस बार भी पूछी जाए। N2 + 3H2 सारी गैसेज हैं, आगे 2NH3 लिखा हुआ है। बोला गया है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ कौन सी करेक्ट होगी। तो Kc की वैल्यू लिखो, पता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट कितना? NH3 की कंसंट्रेशन और रेज टू पावर ये 2 डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखते हैं N2 की कंसंट्रेशन रेज टू की पावर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, इनटू H2 की कंसंट्रेशन रेज टू की पावर में ये 3। तो ये इसका जो है यही करेक्ट होगा। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या इसका बी ऑप्शन करेक्ट है? ध्यान से देखना, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी आप देख लेना। ये क्वेश्चन Kc की वैल्यू लिखनी थी जस्ट, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक दी हुई है, इसमें बोला गया है कि SO3 की यील्ड चेक करना इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी पूछा था। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको दी हुई है, इसमें बोला गया है कि which of the following changes will increase the yield of SO3? SO3 को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आपको पता है अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। यहां हमारी ये SO2 प्लस O2 करके क्या बन रहा है? SO3। और एक चीज है कि सारी की सारी ही गैसेज हैं, आपको पता है गैसेज के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होता है। ठीक है, यहां हमारे पास 2 है, यहां भी हमारे पास 2 है। ठीक, अब देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको पता है अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आपने फॉरवर्ड कराना है, आगे की तरफ लेके जाना है, तो वो लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। मतलब अगर इसको ये अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर से ये नहीं होगा, हाई टेम्परेचर से रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। देखो, एक तो इसमें लो टेम्परेचर करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, मतलब SO3 ज्यादा बनेगा। तो लो टेम्परेचर तो यहां है नहीं, इंक्रीज टेम्परेचर। पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिया है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। यहां देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 और 1 3 मोल्स हैं, और यहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। तो जब हम इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? जहां मोल्स कम है तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पे तो ये आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा मतलब SO3 बनेगा। तो यही ऑप्शन मुझे लग रहा है करेक्ट है। इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, तो ये SO3 ज्यादा बनेगा। उसके बाद देखो एडिंग कैटलिस्ट का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। रिमूविंग SO2 रिमूव करेंगे, ये SO2 रिमूव करेंगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, ये पीछे की तरफ आ जाएगी। तो यही ऑप्शन है बी, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, तो मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 हमें मिलेगी। ठीक, क्योंकि देखो गैसेज सारी तो प्रेशर का इफेक्ट होगा इनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which the following factor does not affect equilibrium constant of a reaction? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता? देखो टेम्परेचर करता है, प्रेशर करता है, कंसंट्रेशन भी करती है, लेकिन कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। ठीक, तो कैटलिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है यहां देखो क्या पूछा हुआ है। बोला गया है कि अगर एक सिस्टम के अंदर रिएक्टेंट से ज्यादा ऐड करो तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? देखो एक सिस्टम है, उसके अंदर रिएक्टेंट ज्यादा ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। तो देख लो फॉरवर्ड वाला, the reaction shifts to form more reactant, the reaction shift to form more product। ए ऑप्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी तो मोर प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जब हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है, देख लेना एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस इतना ही, खत्म हो गए हमारे 45 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आपको यहां से कुछ ना कुछ हेल्प हुई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको वो
क्या बोलते हैं गेस्ट पेपर लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, ओनली 55 रुपीज में आपको मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।